नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ इनेलो पार्टी के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनेश लाकड़ा जी हमारे साथ है। विनेश जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। आपका, आपके सभी दर्शकों का और समस्त प्रदेशवासियों का धन्यवाद। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पावन अवसर पे हमारे पास पहुंचे हो। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आपके सभी के सभी दर्शकों को, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी के जीवन में दिवाली की जो है खुशियां आए, उजाला रहे। और जिस तरह श्री रामचंद्र जी एक बुराई के खिलाफ एक युद्ध जीत के जब अपने घर पहुंचे थे, तो उस खुशी में मनाया गया त्योहार आप सभी के जीवन में ऐसा ही कुछ हो कि आप कहीं ना कहीं से आप जीते और आपके जीवन में खुशियां आए। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विनेश जी, दिवाली का त्योहार, दिवाली का मौका है, लेकिन जब हम रोहतक की बात करते हैं, रोहतक में कुछ समय पहले जो है आपकी पार्टी ने एक बड़ी रैली की थी और ये दिखा दिया कि ताकत दिखा दी अपनी कि भाई अभी भी इनेलो पार्टी में दमखम बाकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार आप लोगों को रोहतक में रैली क्यों करनी पड़ी? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाह रहा हूं कि रोहतक इसी प्रदेश का एक हिस्सा है। रोहतक शहर जो है ना, वो इसी हरियाणा का एक हिस्सा है। यहाँ रोमिंग नहीं है, यहाँ कोई बाहर का किसी प्रदेश, अन्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। हम रोहतक में बैठे हैं और रोहतक का सारा हरियाणा सभी का है। तो पार्टियां कहीं भी जाके कहीं भी अपना कार्यक्रम बना सकती हैं, कहीं भी रैली बना सकती हैं। इनेलो पार्टी ने कभी भी किसी दूसरी पार्टी को ये नहीं कहा कि आप हिसार में आगे प्रोग्राम मत करो, आप फतेहाबाद में मत आओ या आप सिरसा में मत आओ। तो मैं सबसे पहले तो कह देना चाह रहा हूं राजनीतिक पार्टियों का, जिन्होंने इस चीज का थोड़ा बहुत विरोध किया है कि नीचे नीचे जिन्होंने बार बार कहा कि रोहतक क्यों, तो रोहतक इसी प्रदेश का हिस्सा है। हम रोहतक में रैली कर सकते हैं, हम प्रदेश के किसी भी हिस्से में रैली कर सकते हैं। और रैली का जो मुख्य कारण जो रहा है कि जो विरोधी पार्टियां बोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं घबराई हुई थी इनेलो पार्टी से। और आप देख रहे हैं कि आज तक की जितनी भी रैलियां रही हैं, हमेशा इनेलो पार्टी की जो रैली रही है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। और रोहतक की रैली भी शायद आपने देखी होगी, रोहतक की रैली भी रिकॉर्ड तोड़ रैली रही है। बराबर में शायद 3 या 4 दिन पहले मनोहर लाल नायब सिंह सैनी जी की रैली हुई थी। अगर उससे कंपेरिजन आप करोगे तो हमारी रैली कहीं उनसे बेहतर और बड़े रूप में मनाई गई है। तो हम क्या, कोई भी प्रदेश का कोई भी किसी भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी कहीं भी प्रोग्राम मना सकती है। तो ये तो बार बार विरोधियों का कहना है कि रोहतक क्यों, रोहतक हमारा जिले का, मतलब प्रदेश का बहुत एक बेहतरीन जिला है। तो यहां से हमने बढ़त की शुरुआत की है। आने वाले 4 साल हैं, वो हर साल रैली या हर दिन जो हमारा ग्राह बढ़ता हुआ आप सबको नजर आएगा। विनेश जी, दीपेंद्र हुड्डा का कहना था कि जिस तरीके से आप लोगों ने रोहतक में रैली की है, तो रोहतक में तो बीजेपी पार्टी है ही नहीं, यहाँ तो बीजेपी का सफाया पहले हो चुका है, तो आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। भाई जी देखिए, सबसे पहले तो मैं हुड्डा साहब को भी बता देना चाह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में अगर किसी चीज का बार बार अगर जिक्र हो रहा है, तो वो बार बार ये जिक्र हो रहा है कि बीजेपी को जितवाने वाली कांग्रेस है। और इसमें अहम रोल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिन्होंने जितवाया है, जिनकी वजह से बीजेपी आई है ना इस प्रदेश में, सबसे पहले तो हम वहीं पे कुछ ना कुछ करेंगे। यहां हलचल करनी जरूरी है यहां से। और वैसे तो हम बार बार शायद उनका नाम लेना या जिक्र करना भी गलत है। जो उन्होंने किया वो भुगत रहे हैं। जो आज विपक्ष के नेता के रूप में जिन्होंने शपथ ली, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी थी। तो क्यों करी है ये तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि रोहतक अगर बचा हुआ तो किस वजह से बचा हुआ। लोगों ने सिर्फ इस वजह से वोट दी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर जीतेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। अगर लोगों को यह पता होता कि प्रदेशवासियों को और रोहतक वासियों को धोखा दिया गया है, उन्होंने बीजेपी को जितवाने का काम किया है, तो इस जिले के लोग भी कांग्रेस को वोट नहीं देते। ये अगर बीजेपी जितवानी तो फिर लोगों को बता देना चाहिए था इनको कि बीजेपी जितवानी है, फिर लोग सीधे बीजेपी को वोट दे देते, बीजेपी को जितवा देते फिर तो। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनवाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनवाई, तो इन लोग कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि आप लोगों को दिक्कत क्या है कि सरकार बनी, चाहे हुड्डा कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी सरकार बने, लेकिन आप लोगों को दिक्कत क्या है कि आप लोग बार बार कांग्रेस पार्टी को क्यों घसीट रहे हो बीच में? देखिए, बार बार का तो आपको पता है कि माहौल जो बना हुआ था ना, हर एक आदमी, प्रदेश का हर एक आदमी ये चाह रहा था कि बीजेपी से पीछा छुट जाए। आपने भी देख लिया होगा कि बीजेपी आने के बाद जो ग्राफ बना हुआ ना हरियाणा का, वो क्या लेवल आ चुका है। महंगाई उस लेवल पे आ गई है। लोगों का ना 2 रोटी 2 टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया, इतनी महंगाई आ गई। कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्राइम आप देखोगे तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप शायद मेरे जिले से बाहर के भी इधर उधर हर जगह आप
लोगों को जानते हो, मीडिया से साथी हो आप, आपको हर एक चीजों का पता कि क्राइम किस लेवल पे बढ़ गया। अगर किसी भाई के पास दो पैसे कहीं से भी आ गए तो धमकी के फोन आ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं कितनी हो गई, व्यापारियों के साथ धमकियों के फोन आ रहे हैं। ठीक ठाक कोई काम करने वाला रोजगार वाले आदमियों के पास फोन आके कहीं ना कहीं हफ्ता मांगा जा रहा है, वसूली की जा रही है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो इतने क्राइम को देखते हुए अगर विपक्ष को अगर अपनी कहीं भूमिका या विपक्ष को कहीं अपनी शक्तियों के बारे में पता हो तो वो आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो कांग्रेस अगर नहीं बोल रही तो हम बोलेंगे और कौन बोलेगा? चाहे प्रदेश में आप रेप की घटनाएं लगा लो, हत्याएं लगा लो, कितना बुरा हाल हो गया प्रदेश का। मैं शायद प्रदेश भर के बारे में, हर एक जिले के बारे में क्या करूं, रोहतक शहर में आप कहीं चलना, सारा रोहतक शहर की गलियां रोड सारे तोड़े हुए, कोई बन नहीं रहा, सारे शहर में गंदगी फैली हुई है। तो आप ये बताओ कि किस तरीके से क्या चाहे, हम कैसे चाहेंगे बीजेपी जीत जाए बार बार? हम तो चाह रहे थे कि बीजेपी हारे और हमारी सरकार आएगी। तो देखो, हम तो आप लोगों को पता है कि हम तो सड़कों पे उतरे हैं, हम तो समाज के लिए, लोगों के लिए, हितों के लिए हमने तो लड़ाई लड़ी है। विनेश जी, एक टैगलाइन है जिसे आपके सभी कार्यकर्ता बोलते हैं कि अब यही सत्य है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अब यही सत्य है का तो मुझे क्या पूरे हरियाणा के कहीं भी किसी आदमी से भी पूछ लेना जिनका भी वास्ता पड़ा है, हमारी पार्टी से पड़ा है या चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से। राजनीति का अगर कहीं भी नाम आएगा तो राजनीति का सबसे पहला अक्षर है झूठ। राजनीति झूठ पे चलती है, लेकिन हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी, एकमात्र ऐसे नेता है समस्त पूरे हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक नेता ऐसा है जिसके साथ सत्य जुड़ा है। आप भी पढ़ रहे होगे, आपने भी सुना होगा, अब यही सत्य है। पर ना तो कहीं गोलीबाजी है, ना कहीं किसी को भी ये बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि आप आओ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप जाओ अभय सिंह जी से मिलो, जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं उनसे आप जाके पूछो। जिस चीज की नेताजी ने ये कह दिया कि ये काम होगा तो वो काम होगा, हर हाल में काम होगा। जिस चीज के लिए उन्होंने ये कह दिया मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। लोगों की तरह चक्कर कटाने वाले या झूठ की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की, इसलिए अभय सिंह को सत्य बोला जा रहा है। आप आज तक किसी भी एक नेता के बारे में बता दो जिस नेता के साथ सत्य लगा हुआ है, अभय सिंह से अलग। बिल्कुल आपकी बात में दम है, लेकिन एक कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि इनेलो और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, एक ही टीम है, ए और बी है। देखिए, ए और बी तो कांग्रेस वालों से ही पूछ लो, ए और बी क्या होती है। वैसे अगर आप क्रिकेट को ले लो, इसमें फुटबॉल को ले लो, बॉक्सिंग को ले लो, कुश्ती, ए और बी टीम का मतलब होता है कि ये दोनों अपोजिट पार्टी और आमने सामने। हमें बी टीम कह रहे हैं, हम तो प्रतिद्वंदी हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही ये टीम है, वो खुद ही बीजेपी की टीम है, वो खुद ही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का मतलब ही बीजेपी है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, प्रदेश भर में आप कहीं भी किसी से भी जाके पूछो, जिस भी हल्के के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जाके ये मिले हैं कि फलाने नेता को यहां से टिकट मत देना, हम उसको वोट नहीं देंगे, उसने कभी काम नहीं किया हमारे लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जबरदस्ती उन्हीं लोगों को टिकट दी है जिन लोगों को लोग हराना चाह रहे थे। तो जब उन लोगों को टिकट देंगे जिनको लोग हराना चाह रहे, तो जीतेगा कौन? बीजेपी जीतेगी। तो वो जितवाना ही बीजेपी को चाह रहे थे, नहीं तो इतनी कड़ी लहर थी पूरे हरियाणा भर में, जो एक लहर थी कि बीजेपी के खिलाफ था पूरे का पूरा हरियाणा। उसके बाद अगर बीजेपी जीती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जीती है। अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी को 1 साल हो गया है चुनाव जीते हुए, तो 1 साल को आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की? जी देखिए, मैं अगर मेरे से आप स्कोरिंग के हिसाब से पूछोगे तो मैं 10 में से ना 0 नंबर देना चाहूंगा बीजेपी को। बीजेपी ने जो इस प्रदेश का जो हाल बनाया ना, इस प्रदेश का ये हाल कभी नहीं बनाया। अभी कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल हफ्ते की बात है, हरियाणा प्रदेश ने 2 जाबाज पुलिसकर्मियों को खोया है। वो कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार हुए हैं, दोनों के दोनों जातिवाद की बलि चढ़ा दिए गए दोनों पुलिसकर्मी। पीछे एक हत्याकांड हुआ था, मनीषा हत्याकांड, हमारी वो बहन थी, उसका आज तक किसी ने, मतलब वहां पूरा हरियाणा जमा हो गया। इन्होंने लोगों को उठाने के लिए सीबीआई की जांच के लिए बोल दिया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया आगे। और जो पुलिसकर्मी हमारे जो शहीद हुए हैं, दोनों के दोनों हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, उन लोगों के बारे में आप देख लेना, आखिर तक कोई नतीजा नहीं निकल के आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों राजनीति की भेंट चढ़े हुए हैं। प्रदेश भर में अगर आप कहीं भी देखोगे तो जो चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में जो पेंशन बनाई थी, जो बढ़ के यहाँ अभी 3000 रुपए हुई है, वो हर साल ना 250 रुपए बढ़ती थी। उसमें से भी 50 रुपए खा लिए न, उसमें भी 200 रुपए बढ़ाए हैं। जो बुजुर्ग, जो महिलाएं जो थी, जो इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं दिवाली का तोहफा मिलेगा और त्योहार जो है ना वो खुशियों के साथ मनाया जाएगा, तो वहां भी डाका डालने का काम किया है। उसमें से भी बुजुर्गों के भी 50 रुपए खा लिए, 200 रुपए। हालांकि 200 पे हम बात क्यों कर रहे हैं कि पहले 250 बढ़ते थे, अब 200 बढ़े, इसलिए हमारी 200 की बात हुई है। वरना ये बार बार एक नारा दे रहे थे कि हम तो 5000 रुपए पेंशन देंगे। 5000 रुपए पेंशन दी नहीं इन लोगों ने।
HKRN वाले इन्होंने लटका के रख दिए, उनको यही नहीं पता कि करना क्या है, नौकरी उनके पास है या नौकरी छोड़नी है, क्या करना। जगह जगह धरने चल रहे हैं लोगों को। मतलब तमाम जो वर्ग है ना, 36 की 36 बिरादरी वो इतनी परेशान हो चुकी, किसी मतलब आप नंबर के बारे में पूछो ही मत ना, नंबर तो मेरे से छोड़ो। रोड पे राह चलते आप जिसको भी रोक के पूछोगे ना बीजेपी का काम कैसा लग रहा है, तो शायद मुझे तो कोई ना कोई ये कह दे कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं इसलिए कमी नहीं कर रहा हूं। आप राह चलते किसी भी आदमी से पूछ लेना, बस वो बीजेपी का ना हो। बीजेपी का मतलब आप समझ रहे हो, जो पार्टी का कहीं ना कहीं हिस्सा है, जो मलाई खाने का काम कर रहा है, उससे अलग प्रदेश के किसी भी हिस्से, किसी गांव, शहर, कस्बे, कॉलोनी, गली में जाके, किसी घर में जाके आप गेट खुलवा के पूछ लेना कि बीजेपी का काम कैसा लग रहा है, तो हर एक आदमी आपको बता देगा बीजेपी का काम कैसा लग रहा है। विनीत जी, कल बीजेपी का 1 साल होने पर कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीएम साहब ने कहा कि भाई 200 रुपए पेंशन और दूसरी तरफ 24 फसलों पर MSP, इसके अलावा महिलाओं को 2100 रुपए, तो उन्होंने काफी सारे जो है तकरीबन 47-48 काम गिनवाए जो उन्होंने 1 साल में किए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, चौधरी देवीलाल जी ने जब पेंशन लागू की थी ना, तो वो बिना टर्म एंड कंडीशन के लागू की थी। वो बिना टर्म एंड कंडीशन के, आपको पता होगा कि 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग महिला या पुरुष है उनको बिना किसी शर्त पे पेंशन मिलेगी। अब जो पेंशन दी जा रही है ना, वो इतने टर्म एंड कंडीशन लागू कर दिए उनके लिए, कार्ड और पता नहीं क्या क्या लागू कर दिया। कहीं आधार कार्ड लिया, पीला कार्ड लिया, हरा कार्ड लिया, परिवार पता नहीं क्या क्या लेके आगे टर्म एंड कंडीशन उनके बैकग्राउंड देखे जा रहे हैं कि जिसके घर में कोई तनख्वाही है, भाई तनख्वाह तो क्या पता किसके बच्चे नौकरी कर रहे हो, और वो हो सकता है माता पिता को, बुजुर्ग को कहीं पैसे ना दे रहा हो। वो बुजुर्ग जो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा था कि भाई वो घर में बेटी आएगी, कोई लड़की आएगी तो उसको अपनी जेब से पैसे निकाल के दे देंगे, तो वो सारी की सारी चीजें खत्म कर दी इन लोगों ने। टर्म एंड कंडीशन लागू कर दी इन्होंने। लाडली योजना जो, उस पर भी टर्म एंड कंडीशन लगा रखी है, यहां भी लगा रखी है, HKRN पे भी लगा रखी है। इन सब वर्गों से अलग अगर आप लेके आओगे तो रोजगार पे है, जो ये बार बार बोल रहे थे हर साल हम तो 2 लाख नौकरियां दे देंगे, तो आप नौकरियों की संख्या आपने देखी होगी। पिछली बार इन्होंने एक CET का एक एग्जाम और लागू कर दिया, कहीं ना कहीं लोगों को, बच्चों को काटने छाटने रोकने के लिए एक एग्जाम और लागू कर दिया। भाई इसको और क्लियर करो, उसके बाद हम वैकेंसी निकालेंगे, फिर हम उसका एग्जाम लेंगे। तो वो एग्जाम भी होने के बाद इन्होंने पिछली बार जो करा था वो अभी जाके वो नौकरियां दी हैं। पीछे इलेक्शन कमीशन का अड़ा दिया इन्होंने कि अब तो इलेक्शन आ गए, इलेक्शन के बाद हम नतीजा जो आएगा उसके बाद हम इसकी लिस्ट निकालेंगे। लिस्ट आने के बाद भी अब तो 1 साल हो गया, उसके बाद तो कोई टेट नहीं हुआ, कोई CET नहीं हुआ है, उसके बाद तो कोई नौकरियां नहीं निकली है। तो तमाम वर्ग अगर आप पूछोगे, तमाम वर्ग परेशान है इसमें, बच्चों से लेके, बुजुर्गों से लेके, युवाओं तक का। एक अलग स्तंभ जो हमारा देश कहीं ना कहीं जिसके सारे रुका हुआ है, कहीं ना कहीं टिका हुआ है, वो है किसान वर्ग। किसानों का जो बदहाल हो चुका है ना फिलहाल की सरकार में। सरकार तो पिछली ने भी यही हाल किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपने देख लिया हुआ, 4 रुपए, 6 रुपए, 2 रुपए के चेक भी लोगों के बना के दिए थे। वो सेम हाल इन लोगों ने कर दिया है। बारिश हुई थी, बारिश के कारण इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है प्रदेश का, लोगों के खेतों में पानी भरा है। जैसे तैसे करके कोई भी मेहनत करके कहीं किसी का थोड़ा बहुत बचाव रह गए, उस फसल को काट के अगर मंडी तक लेके जा रहा तो मंडी में वो फसल नहीं बिक रही है, उसको कहीं नमी बताई जा रही है, किसी को दाना खराब बताया जा रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है। अब किसान के हाथ में तो ये चीज नहीं है कि वो बारिश करवा देगा या वो बारिश रोक देगा, लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब किसान वहां जा रहे हैं तो उनकी फसल नहीं बिक रही। MSP की तो बहुत बाद की बात है कि MSP लागू होंगे नहीं होंगे, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, उससे पहले तो आप खरीद लो जो मंडी में गई हुई है। इनेलो पार्टी का मिशन क्या है? देखिए, इनेलो पार्टी के बारे में अगर मेरे से आप पूछोगे तो इनेलो पार्टी ने जो अभी तक काम किए ना वो सारे सारे सामाजिक काम किए हैं, राजनीति कभी नहीं की इनेलो पार्टी ने। चाहे बिजली की दरें बढ़ाई गई है, चाहे कोई कहीं भी कोई हादसा हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है उसके ऊपर इनेलो लड़ रही है, बिजली महंगी हो रही है उसके ऊपर इनेलो लड़ रही है, फसल नहीं हो रही उसके लिए इनेलो लड़ रही है, किसान आंदोलन जब हुआ था उसके लिए भी इनेलो लड़ी थी। हम हर वर्ग के साथ हैं, 36 की 36 बिरादरी। कहीं कोई भी जहां हमें याद करेंगे, जहां हमें मुद्दा दिखेगा, जहां हमें याद किया जाएगा, इनेलो पार्टी सड़कों पर उतर के हम हर किसी का साथ देंगे। तो चलिए दोस्तों, इनेलो पार्टी का जो मिशन है, जो एजेंडा है, वो पूरी तरीके से साफ है। जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, जहां पर भी लोगों को दिक्कत होगी, वहां पर इनेलो पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करने का काम करेगी। विनेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।